गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। और उसमें हम लोगों ने रेजोनेंस की चर्चा की थी। रेजोनेंस की चर्चा करते हुए हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की चर्चा कर चुके थे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन, मतलब आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पे होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो हम इसे वैकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। पाई बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विद लोन पेयर, लोन पेयर का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, द पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड विद फ्री रेडिकल, जिसको अपन बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज, या उसी को बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। इतने प्रकार के कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या एक सिस्टम और होता है वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो p ऑर्बिटल होगा या d ऑर्बिटल होगा। तो किसी एटम के पास यदि वैकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल है, और किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस तरह का कोई अरेंजमेंट बन रहा है जेंटलमैन, तो उसमें हम रेजोनेंस करा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि मैं एक नोट लिख रहा हूं कि इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज is conjugation with
conjugation with positive charge or vacant orbital, then negative charge or lone pair move towards positive charge. And resonance takes place. स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखें आप जरा। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यदि कोई लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में, किसी सिस्टम में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या उसी को हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन में नॉर्मली होता है, कॉन्जुगेशन में है तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। जैसे मान चलिए कि मैं एक एग्जांपल लूं, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। तो ये जो लोन पेयर हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इधर ये OH आ जाएगा और इधर इस पे ये माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा। लोन पेयर जो है वो मूव करता है, लोन पेयर जो है वो मूव करता है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, you can see that gentlemen, first and second are resonating structures or canonical structures. फर्स्ट और सेकेंड को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। इसी क्रम में यदि हम इस तरह से बात करें कि एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरह से रेजोनेंस होता है और फर्स्ट एंड सेकंड को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं जेंटलमैन। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जब पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो एक तरफ से पाई बॉन्ड मूव कर सकता है दूसरी तरफ से पाई बॉन्ड मूव कर सकता है, मतलब लेफ्ट टू राइट हम मूव करा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करा सकते हैं। ओके, नाउ पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। पाई बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। पाई बॉन्ड विद लोन पेयर, तो जो लोन पेयर होगा वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। पाई बॉन्ड विद फ्री रेडिकल, तो जो फ्री रेडिकल होगा वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसकी तरफ उसके साथ कॉन्जुगेशन में हो तो जो लोन पेयर होता है या जो नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने आपको एग्जांपल करा दिए, वो उसकी तरफ मूव करते हैं
और इसे हम रेजोनेंस फिनोमेना कहते हैं। हम जरा केस नंबर 7 को समझ लेते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में क्या कहानी खेलते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल अगर रेजोनेंस की हम बात करें, मान चलिए कॉन्सेप्ट है वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। हमारे पास मेनली जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पीरियड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास 2 पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है सेकेंड पीरियड और एक होता है थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में सामान्यतः लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर, बेरिलियम ने कई बार कोवेलेंट मॉलिक्यूल के में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसके बाद मेनली बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, मतलब रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। देखिए पूरा मामला, चाहे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ें, चाहे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें, चाहे हम रेजोनेंस पढ़ें, चाहे हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ें, प्यारे बच्चों पूरा मामला कहीं ना कहीं, चाहे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ें, पूरा मामला कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से बिलोंग करता है। और जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो लुईस का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि हम लुईस का ऑक्टेट रूल जरूर फॉलो करते हैं और हमें करना चाहिए और हमें करना पड़ेगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में या तो एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड का होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखो, सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल तो हो सकते हैं लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो 2 पॉइंट तो पहले आप ध्यान रखें कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स like carbon, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine can have vacant p orbitals, but do not have vacant d orbitals. थर्ड पीरियड एलिमेंट like
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लाइक हैज vacant d orbitals, ओके। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, और इसके बाद फोर्थ फिफ्थ में तो डी ऑर्बिटल्स होने ही है। समटाइम्स वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स involve in resonance, so it is called or named as back bonding, और d orbital resonance। तो इस बात की जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कई बार ऐसा होगा कि रेजोनेंस हो रहा है, मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, रेजोनेंस दोनों में पाया जाता है। कई बार उसे हम कॉन्जुगेशन सिस्टम में तब्दील कर देते हैं, और कई बार इस तरह के शब्द लिखे हुए आपको मिलते हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं कि बैक बॉन्डिंग या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्वेश्चन आएंगे BF3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड बोरॉन फैमिली में, क्योंकि BF3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड और BBr3 बोरॉन ट्राइब्रोमाइड, Bi3 बोरॉन ट्राइआयोडाइड आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। लुईस एसिड होते हैं, लेकिन वो जो लुईस एसिड करेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है इसी बैक बॉन्डिंग के चलते, इसी रेजोनेंस के चलते चेंज हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली जब हम क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म CHF3 और HCl3 में एसिडिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे एक फैक्टर आता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और सारी कहानी बदल जाती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह के टर्म हमें याद रखने पड़ेंगे, और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की बातें भी दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि वैकेंट ऑर्बिटल्स वो P या D हो सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट, और उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवेंथ जो ऑर्बिटल होते हैं ऑल्सो है वैकेंट d orbitals, but rarely used in resonance। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए ये सल्फर आया और इस सल्फर के पास
यू कैन सी दैट दो दो लोन पेयर है। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, दो बॉन्ड बना रहा है वैलेंसी शेल में। भाई सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है, ये 2p4 होता है, ये 3p4 होता है। और 3p4 में अगर हम हुन्स रूल को फॉलो करें तो ये देखिए वैकेंट ऑर्बिटल है और उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हैं। तो जब ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये देखिए ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जब ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है सल्फर पे, और इस तरह का रेजोनेंस संपन्न होता है। और इन दोनों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन के पास, ये तो कार्बेनाइन का केस था। CH2 पॉजिटिव और इसका ये RS सल्फर पे प्लस आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर सॉरी जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास होंगे, सल्फर के पास भी होंगे, लेकिन यहाँ कार्बन को ज़्यादा ज़रूरत है तो ये लोन पेयर इधर मूव कर जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट डिस्कसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ RS। अभी हम केवल ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि रेजोनेंस का जो सिस्टम प्रभाव है, रेजोनेंस जो इफेक्ट है। देखिए अभी हमने ये जो केस किया इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। जेंटलमैन प्यारे बच्चों, मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहता हूं किसमें, रेजोनेंस में। देखिए यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं ये डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं। छोटा सा डिफरेंस है, नोट में लिख रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस इफेक्ट and
मीजोमेरिक इफेक्ट। डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है, वैसे दोनों एक ही हैं, छोटा सा डिफरेंस है कि जो प्लस एम या जो माइनस एम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। प्यारे बच्चों, यदि किसी मॉलिक्यूल में हम पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की चर्चा करने में इंटरेस्टेड हैं तो उस मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड जरूर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम फिनॉल का केस लें, फिनॉल का स्ट्रक्चर सारे बच्चे बना लेते हैं। फिनॉल का केस लें, फिनॉल में आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन है पाई विद लोन पेयर। यू कैन सी दैट कॉन्जुगेशन है पाई विद लोन पेयर। तो क्या हमने सिखाया कि यदि पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो हम लोन पेयर को पाई बॉन्ड की तरफ मूव कराते हैं। तो जब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा तो ये लोन पेयर यहां आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द सिस्टम ऐसे ही रहेगा। यू कैन सी दैट जेंटलमैन। और ये जो बॉन्ड है वो पाई हो जाएगा और एक लोन पेयर हमें दिखाना पड़ेगा। बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जेंटलमैन। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि यहां पे जो OH था, OH में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था वो ऑक्सीजन से दूर गया। व्हेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, when lone pair or negative charge go away from an atom or group, then it is called plusing. Then it is called प्लस M और प्लस R। लेकिन मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि प्लस M या माइनस M होने के लिए मल्टीपल बॉन्ड का होना कंपलसरी है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है रेजोनेंस और मीजोमेरिक प्रभाव में। रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता। रेजोनेंस में अभी आपने देखिए ना, अभी आपने ये केस किया, CH2 प्लस
तो आपने देखा कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, लेकिन इस सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। यही एक छोटा सा डिफरेंस है बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। इसमें आपने रेजोनेंस कराया, ये लोन पेयर यहाँ कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया जाके, ये बॉन्ड आ गया, सल्फर के पास प्लस आ गया, और ये रेजोनेंस हो गया। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल होता है, दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हल्का सा शिफ्ट होता है और H के ऊपर डेल्टा प्लस और Cl के ऊपर डेल्टा माइनस क्रिएट करता है जेंटलमैन, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या यहां पर मल्टीपल बॉन्ड था? नहीं था। BF3 में देखिए बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं और फ्लोरीन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो जाते हैं और यहां पर बैक बॉन्डिंग होती है। क्या मल्टीपल बॉन्ड था? नहीं था। तो इस बैक बॉन्डिंग के चलते इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर था वो प्रभावित हो जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा होना चाहिए था। तो मीजोमेरिक प्रभाव और रेजोनेंस में इतना स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसे मैं कैरी ऑन करा सकता हूं। कि ये जो लोन पेयर है वो यहां पे आ जाएगा जेंटलमैन, नाउ ये लोन पेयर यहां पे आ जाएगा। लोन पेयर वापस ऑक्सीजन एटम के पास पहुंचा, तो आई थिंक ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है और ये 2nd है और ये 1 है। सो यू कैन से दैट जेंटलमैन, अगर आपसे कोई पूछता है क्या फिनॉल में रेजोनेंस होता है? यस। कौन सा होता है? +R। हमेशा ध्यान रखना है कि किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी एटम से दूर जाता है, कहाँ जाता है? दूर, तो उसको बोलते हैं +R इफेक्ट या +M इफेक्ट, और जब पास जाता है तो उसको बोलते हैं -R या -M। तो फिनॉल में आपने देखा कि जो टोटल RS वो कितने हैं? 5। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने फिनॉल में? 5 बने। तो मेरा कहने का मतलब ये था प्यारे बच्चों कि हम ये सीख रहे हैं कि रेजोनेंस
कि कितने सिस्टम हो सकते हैं और रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में छोटा सा क्या अंतर है। मैंने आपको ये भी सिखाया कि रेजोनेंस जो प्रभाव होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसी पे चर्चा करेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन करिएगा। ऑल द बेस्ट।